नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत भाषा के उद्भव एवं विकास के अंतर्गत शिलालेखी प्राकृतिक भाषा का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग प्राचीन पाली भाषा का अध्ययन, मध्यकालीन प्राचीन भाषा का अध्ययन किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग शिलालेखीय प्राकृत भाषा का अध्ययन करेंगे। प्राचीन प्राकृतिक में अशोक के शिलालेखों की प्राकृत भी आती है, अतः इसे शिलालेखी प्राकृतिक कहते हैं। क्या है? अशोक के शिलालेखों में शिलालेखी प्राकृतिक का समावेश। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों की प्राकृतिक मानी जाती है तो शिलालेखीय प्राकृतिक मानी जाती है। क्या? शिलालेखी प्राकृत मानी जाती है। शिलालेखी प्राकृत को ही अशोकन प्राकृत, लाट प्राकृत भी कहते हैं। क्या? इसका दूसरा नाम अशोकन प्राकृत, लाट प्राकृत भी कहा जाता है। किसको? शिलालेखीय प्राकृत को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। उसके बाद आता है कि मध्यकालीन प्राकृत यानी द्वितीय प्राकृत। मध्यकालीन प्राकृति को द्वितीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकालीन प्राकृत, द्वितीय प्राकृत क्या है? तो ये है मध्यकालीन प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्यिक प्राकृतिक कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने प्राकृतिक भाषाओं के विषय में विचार किया। उनके मतानुसार 7 मुख्य प्राकृत है, जैसे गौड़। क्या है? गौड़। 7 गौड़ है। कौन? 7 मुख्य प्राकृतिक भाषा है और 7 गौड़ प्राकृत भाषा को माना गया है। मुख्य प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? तो मुख्य प्राकृत भाषा मागधी, आवंतिजा, प्राज्या, सौरसेनी, सूरसेनी, अर्धमागधी, वाहलीक, दाक्षिणात्य, महाराष्ट्री किसे कहा जाता है? इसके अंतर्गत मुख्य प्राकृतिक के अंतर्गत पूछा जाए कि मुख्य प्राकृतिक के अंतर्गत जो 7 मुख्य प्राकृत दिया गया है, तो मुख्य प्राकृत के अंतर्गत कौन कौन से भाषा आते हैं? मागधी, अवंतिजा, प्राज्या, सौरसेनी, इसे सूरसेनी भी कहते हैं, अर्धमागधी, वाहलिक, दक्षिणात को महाराष्ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि 7 गौड़ प्राकृत कौन से हैं? 7 गौड़ प्राकृत को देख लेते हैं। इसमें है साबरी, आभीरी, चांडाली, साचरी, द्रविड़ी, उदरता, वनेचरी। क्या है? ये गौड़ भाषा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि प्राचीन प्राकृतिक व्याकरण वररुचि ने 4 प्राकृतिक मानी है दोस्तों। 4 प्राकृतिक कौन कौन सी? पहली है सौरसेनी, दूसरी है महाराष्ट्री, तीसरी है मगधी, चौथी है पैसाची। क्या है? पैसाची। वररुचि के अनुसार प्राकृतिक भाषाएं कितनी मानी गई हैं? तो 4 मानी गई हैं। कौन कौन? सबसे पहले सौरसेनी, फिर महाराष्ट्री, फिर मागधी, फिर क्या है? पैसाची। ये 4 जो है भागों में मागधी के 2 रूप होते हैं। अच्छा, मागधी के 2 रूप बताए गए हैं दोस्तों। पहला है मागधिक और दूसरा अर्धमागधिक। क्या? पहला मागधी और दूसरा अर्धमागधी। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं सौरसेनी। सौरसेनी किसका उदाहरण है? तो सौरसेनी यहाँ पे है जो है मुख्य भाषा के, किसके? मुख्य भाषा के, जो प्राकृत के 7 मुख्य भाषाओं में जो है उसके है। तो सौरसेनी के बारे में जान लेते हैं। सौरसेनी क्या है? इसका क्षेत्र सूरसेन मथुरा के आसपास प्रदेश था। इसका विकास पालीकालीन राजस्थानी भाषा से हुआ। मध्य प्रदेश की भाषा सौरसेनी कहलाई है। सौरसेनी का जो क्षेत्र है सूरसेन मथुरा के आसपास है। सौरसेनी का विकास पालीकालीन स्थानीय भाषा से हुआ है। सौरसेनी मध्यकालीन की भाषा है। उसके बाद यहाँ है कि सौरसेनी नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। स्त्रियों आदि का वार्तालाप सौरसेनी प्राकृत में ही होता है। नाटक में जो स्त्रियां पात्र रहती हैं उनका जो वार्तालाप होता है वह होता है सौरसेनी प्राकृत भाषा में। सौरसेनी से वार्तालाप हिंदी का विकल्प हुआ। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का समस्त गद्य भाग सौरसेनी प्राकृतिक में ही प्राप्त होता है। यहाँ पे पूछा जाता है कि कर्पूर मंजरी किस भाषा में लिखी गई है? तो कर्पूर मंजरी सौरसेनी भाषा में लिखी गई है। किसमें? सौरसेनी प्राकृत भाषा में। उसके बाद अगला है कि भास, कालिदास आदि के नाटकों का गद्य क्या है? तो जो भास हैं या कालिदास हैं
इनके नाटकों का जो गद्य है वो सौर श्रेणी में है। किसमें? गद्य सौर श्रेणी में है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आता है महाराष्ट्री। क्या है? दूसरे नंबर पे महाराष्ट्री भाषा आती है, पहले पे सौर श्रेणी आती है। तो महाराष्ट्री मूल स्थान महाराष्ट्र है। महाराष्ट्री भाषा का मूल स्थान महाराष्ट्र है। इससे ही मराठी भाषा का विकास हुआ है। प्राकृत में सर्वाधिक साहित्यिक महाराष्ट्र में ही हुए हैं। दंडी ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक माना है। क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक माना है दोस्तों। और महाराष्ट्री प्राकृतिक नाटकों में पद्य रचना महाराष्ट्री में ही हुई है। महाराष्ट्री प्रकृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है राजा हालकृत गाहा सतसई गाथा सप्तशती प्रवर सेन कृत रावण बहो सेतुबंध वाक्यपति कृत गौडबहो गौडबध जयवल्लभ कृत वज्जालज्ञ हेमचंद्राचार्य कृत कुमारपाल चरित। क्या है? ये सब महाराष्ट्री में लिखे गए रचनाएं हैं। उसके बाद आता है कि कर्पूर मंजरी के जो पद है वह भी महाराष्ट्री में लिखा गया है। भरत मुनि ने दक्षिणात प्रकृति से महाराष्ट्री का ही निर्देश किया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा जो आती है वह आती है मगधी। क्या आती है? मागधी आती है। तो मागधी के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन सी भाषा आती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो यह है कि मगध की भाषा है मागधी, मगध की भाषा है। मागधी प्राचीनतम रूप अशोक घोष के नाटकों में मिलता है। उसके बाद लंका के पाली को मागधी कहते हैं। कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रक के मृच्छकटिक में मागधी का प्रयोग मिलता है। कहाँ मिलता है? कालिदास के नाटकों में और शूद्रक के जो प्रकरण है मृच्छकटिक उसमें मिलता है मागधी भाषा का प्रयोग। उसके बाद अगला है दोस्तों कि जो है यहाँ पे भारत के नाट्य शास्त्र के अनुसार अंतःपुर के नौकर अश्वपाल आदि की भाषा मागधी ही रहती है। जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, नाट्य शास्त्र में के अनुसार अंतःपुर में यानी रनिवास के नौकर जो रहते हैं या अश्वपाल जो रहते हैं वो जो है इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके 3 प्रकार मिलते हैं। कौन? सकारी, चांडाली, साबरी। सकारी, चांडाली, साबरी ये भाषा जो है मिलती है दोस्तों, मगधी के अंतर्गत आती है। मागधी से ही भोजपुरी, मागधी से मैथिली, मागधी से ही बंगला, मागधी से ही उड़िया, मागधी से ही असमी विकसित हुई है। क्या हुई है? विकसित हुई है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अर्धमागधी का आता है। क्या? अर्धमागधी भाषा। तो अर्धमागधी भाषा के बारे में हम लोग अध्ययन